ओके, तो जैसे कि हमने कल जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने लास्ट 7 क्वेश्चन तक किया था। अब हम ऐसे करते हैं, आज 8, 9, 10 जो इस चैप्टर है ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज़ 10 यूनिट्स। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको डिस्टेंस जो है p और q इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी दे दी है। ये पहला क्वेश्चन होगा अभी तक का जिसमें डिस्टेंस पहले से दे रखी है और आपको क्या करना है, वो एक कोऑर्डिनेट पता करना है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो। डेटा आपके सामने मैंने देख लिया है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8। मैं वैल्यू मैं पहले से लिख देता हूँ क्या क्या हमको गिवन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, p(x1, y1) इक्वल टू p2, -3। उसी तरीके से q(x2, y2) इक्वल टू q10, y। ठीक है, लिख दिया ये हमने। और डिस्टेंस तो वो भी लिख देते हैं। चलो, गिवन में सभी डाल देना चाहिए अपन को, जो जो पता होता है। तो ये हो गया 10 यूनिट्स। अब क्या करना है, तो वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर सकते हो और चाहो तो पी क्यू यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है ना। तो फिर अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, x2 क्या है, x2 हमारा, तो x2 को सीधा देखो, ये रहा 10 -x1 2। ओके, फिर y2 क्या है, तो y2 हमें दिया है नहीं, y2 की जगह हमें वेरिएबल दिया है, वो क्या है y, और y1 की जगह लिखा है -3। ओके, -3। मैं जैसे जैसे सॉल्व करता हूँ आप भी उसको ऑब्जर्व करो कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। मैं देखो, जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो पहले से उसको ब्रैकेट में रखता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करके भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट कर दूंगा तो समझ भी नहीं आएगा कि सर ये किया कैसे, ये प्लस आया कैसे, इसलिए। तो अब क्या करते हैं, अगला स्टेप। अब 10 - 2 कितना होता है, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस यहाँ पे y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y +3। और ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, y +3 का होल स्क्वायर। तो कितना होना चाहिए, तो y² फिर 3 मतलब b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 2ab मतलब हो जाएगा 2 × y × 3, तो 6y। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, y² + 6y + 9। कैसे भी लिख सकते हो, a² + 2ab + b² लिखो, या a² + b² + 2ab लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये जो मेरे को PQ है, ये डिस्टेंस मेरे को दे रखी है, तो क्यों ना मैं अब वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो ये हमारा y² है प्लस 6y प्लस 6y और प्लस 9 + 64 कितना होता है, तो ये आपका चला जाएगा कितना, 73। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे रूट है तो रूट के रहते ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। तो यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड करके ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये 10 से स्क्वायर होके बन जाएगा 100, और ये स्क्वायर जो इस रूट को हटा देगा और ये निकल के आ जाएंगे बाहर। चलो, जेल से छूटे हम। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। नोट करो, ये यही रीज़न है कि देखो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्यों वैल्यूज़ बोला था। कहीं ना कहीं है ना, कभी कभी इनके क्वेश्चंस में कुछ चीज़ों का लिखने का कुछ सेंस होता है कि ऐसा क्यों लिखता है, तो यही सेंस था इनका, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ऑब्वियस है y की 2 वैल्यू आएगी, इसलिए इन्होंने पहले से ही वैल्यूज़ वर्ड लिखा था। चलो क्या करते हैं, अब इस है ना कह रहे 100 को इधर लेके आते हैं, तो y² + 6y + 73 - 100 = 0। ऑब्वियसली ये 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 होगा, और उधर क्या बचेगा, 0। अब ये इधर लिख के यहाँ 0 लिखूँ या इसको यू करके लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, बीच में तो वैसे भी इक्वल टू है, कपल्ड है, तो है ना, सेम ही चीज़ होती है दोनों।
तो अब 73 माइनस 10 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे 27 माइनस का, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाओ क्या होगा, तो ये याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3 तरीके होते थे सॉल्व करने के, लेकिन एक सिंपल सा तरीका क्या है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके फैक्टर करो और उसमें ऐसे एक पेयर है ना सेलेक्ट करो जिसके अंदर 2 नंबर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडल टर्म दे। तो 27 होता है 9 3 27 होता है, ठीक है, और 9 माइनस 3 6 होता है। चलो मिल गया मेरे को, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, दो दो का पेयर अप करते थे, ये y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बनेगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बनेगा। तो इनडायरेक्टली क्या बना, y प्लस 9 और दूसरा बना y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब एक एक करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, एक तो ये कर लेते हैं, यहाँ पे इधर y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9 और दूसरा y इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल किया तो माइनस प्लस 9 उधर जाके माइनस 9 हो गया, और इसको 0 के इक्वल किया तो माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो 2 वैल्यू आई, तो बस यही था। अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे क्योंकि हमें आज नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करनी है। अगला क्या है कि इफ़ Q 0,1 इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने यहाँ पे किया था, 7th क्वेश्चन। इक्विडिस्टेंट वर्ड आया था, x के ऊपर बोला था इसलिए हमने x, 0 पॉइंट मान लिया था x एक्सिस के ऊपर, जबकि यहाँ पे हमें x के ऊपर कुछ नहीं बोला है, उल्टा इन्होंने पॉइंट दे दिया है 0,1। अब ये खुद बोल रहा है कि Q जो है वो P से और Q जो है वो R से दोनों से इक्विडिस्टेंट पे। तो इक्विडिस्टेंस पे इसका मतलब हम क्या कर देंगे, P का Q से डिस्टेंस निकालेंगे और R का भी Q से डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, उससे हमारा x आ जाएगा। ये सेम चीज़ हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हमारा x आ जाएगा उसके बाद तो आप QR और PR इजीली निकाल सकते हो डिस्टेंसेस, है ना, क्योंकि आपके पास सारे पॉइंट्स हैं। अब QR निकालना होगा तो भाई x आपके पास आ चुका है, ये x तक का काम मैं कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है, उसके बाद का मेरे हिसाब से आप सब कर लोगे, क्योंकि पहले कह रहे Q और R आपके पास दोनों पॉइंट दे रखे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और P और R के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना। डिस्टेंस निकालने वाला काम आप कर लोगे। मैं आपको ऐसे करता हूँ, ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक का कि x की वैल्यू कैसे आएगी वो बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। ये तीनों आपको गिवन हो गए। अब क्या करना है आपको, इन्होंने बोला है कि Q जो है वो P और R दोनों से इक्विडिस्टेंट पे, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू QR। ये था इनका कहने का मीनिंग, वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो आप PQ इज इक्वल टू QR। अब ऐसे करता हूँ, मैंने पता है पिछले एक है ना कि प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने स्क्वायर पहले नहीं किया था, मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको पहले ही है ना स्क्वायर करके सॉल्व करवाता हूँ ताकि आसानी रहेगी। तो अब आप अगर पहले से स्क्वायर कर देते हो फिर आपको रूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्टेंस का स्क्वायर कर चुके हो, तो वो जो डिस्टेंस फार्मूला है उसमें जो रूट आता है वो ऑलरेडी हट जाएगा। तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का, तो मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें अप्लाई करता हूँ ये फार्मूला, तो कैसे करेंगे, तो भाई अब P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अगर P को मैंने x1 y1 माना है तो अभी के लिए, अभी केस 1 इसको देखते हुए इसको मैं x2 y2 मानूँ, जो लिखा हुआ उस पर मत जाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर x1 y1 है, इस PQ का डिस्टेंस फार्मूला मेरे को अप्लाई करना है, तो उसके लिए ध्यान से देखो, अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, तो 0 माइनस 5, x2 आपका 0 है और 5 आपका x1 है, प्लस y2 आपका 1 है और 3 आपका है ना कह रहे y1 आपका माइनस 3 है, तो 1 फिर फॉर्मूले का माइनस और फिर ये इसका खुद का माइनस। अब इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करो, Q और R के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो अब Q आपका अगर मैं x1 y1 मानता हूँ तो R आपका x2 y2 हुआ, ठीक है। तो x माइनस 0, x2 माइनस x1 होता है, तो x माइनस 0 और 6 माइनस 1, 6 माइनस 1। अब ये क्या होगा, तो 0 माइनस 5 तो माइनस 5 होता है, और माइनस 5 का स्क्वायर तो होता है 25,
अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 का प्लस हो गया और 1 भी प्लस है ही, तो ये कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। इधर साइड भी x माइनस 0 तो x ही होता है और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, और 6 माइनस 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब नोट करो इधर भी प्लस में 25 है, उधर भी प्लस में 25, कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल बचा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आई, ±4। ये याद रखना। पॉलिनोमियल चैप्टर अगर आपने मेरे लेक्चर्स में देखा है और आपने पढ़ा होगा तो मैंने वहीं पे आपको समझा देता है ये कॉन्सेप्ट कि क्यों किसी भी स्क्वायरिंग टर्म को जब रूट किया जाता है तो उसके इक्वल टू में प्लस माइनस दोनों आते हैं। चलो यहाँ पे भी मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। प्रैक्टिकली सोचो, एक्स स्क्वायर को है ना, ये जो प्लस यहाँ पे 16 लिखा है इसको अगर मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ तो ये -16 होगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। फिर नोट करो ये आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक बनेगा एक्स माइनस 4 और एक बनेगा एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करता हूँ तो एक मेरे को x की वैल्यू क्या देगा +4 और एक क्या देगा -4। तो इसीलिए मैं इस स्टेप से सीधा ये स्टेप लिख देता हूँ डायरेक्ट x इक्वल टू +-4। इस प्लस माइनस का मीनिंग क्या है कि ये प्लस का 4 भी दे रहा है और x माइनस का 4 भी दे रहा है। तो ये इतने 4 स्टेप की जगह मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, एक स्टेप में काम कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये चारों स्टेप यहाँ पे शो कर सकते हो, लेकिन मैं 4 नहीं करके डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब भी आएगा अंडरस्टूड है। पॉलिनोमियल चैप्टर आप करोगे, मैंने वैसे लेक्चर डाल दिए हैं, आप देखोगे मैंने उसमें समझाया है कि जब भी ये स्टेप आते हैं तो उसमें हमेशा यही किया जाता है, हमेशा। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन था। अब अपन करते हैं फटाफट 10th क्वेश्चन। क्या है 10th क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा। अभी भी मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से अब आप डिस्टेंस क्यू आर और पी आर निकाल दोगे। अब हर जगह मैं डिस्टेंस अप्लाई ना करके नहीं बता रहा हूँ सॉल्व, क्योंकि डिस्टेंस बार बार करता रहूँगा तो बहुत टाइम है ना कंज्यूम हो जाएगा, वेस्ट होगा। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। सेम वही कॉन्सेप्ट इक्वी डिस्टेंट का, तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दो तो आपको एक्स वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और वही इक्वेशन क्या होगा, रिलेशन होगा। नोट करो इन्होंने केवल रिलेशन पूछा है एक्स वाई का, तो इसलिए इसको इसमें है ना इन्होंने ज़्यादा डेटा नहीं दिया, तो ये ऑब्वियस है। फिर डेटा नहीं दिया हुआ है, केवल इक्वी डिस्टेंट बोला, तो एक्स और वाई में कुछ ना कुछ है ना फॉर्मेट निकल के आएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। तुम सोचोगे यार अभी आके सॉल्व करो एक्स वाई कैसे आएगा, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इन्होंने एक्स वाई की वैल्यू पूछी ही नहीं है, इन्होंने केवल रिलेशन पूछा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10th। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि वो जो एक्स वाई है उसे मान लेता हूँ पी। ठीक है, फिर उसके बाद ए जो है वो मेरा हो जाएगा, आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 3,6, और दूसरे पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ जो हो जाएगा 3,4। तो जैसे कि क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यही होगा ना। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने स्क्वायर नहीं किया था, आपको अगर वो सही लगता तो आप वो वाले स्टेप भी अपना सकते हो कि स्क्वायर मत करो और फिर रूट को लेके चलो, फिर बाद में स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या फिर इस स्टेप को भी कर सकते हो जिसमें आपको पहले से ही रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर चुके हो स्टार्टिंग में। तो अब मैं इसलिए डायरेक्ट ही अपनाऊंगा। क्या होता है x2 माइनस x1, है ना। हो सके तो ये एक्सप्रेशन लिखने से पहले या फिर इसके जस्ट बाद में डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख दिया करो, ताकि अंडरस्टूड रहे कि आप फार्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हो। तो ये मैंने लिखा x, और आपके खुद के भी सामने अगर फार्मूला लिखा हुआ होगा ना तो आपको भी अप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि कई बार डायरेक्ट अप्लाई करना कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को है ना यूज़ करूँगा, पी ये है, ए है ये, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो क्या होता है इसके अंदर x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 इसका करेंगे स्क्वायर, y -6 तो y -6,
तुम्हें मैं फिर बता देता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में है ना एज अ टेक्स्ट के रूप में वीडियो में डाला था कि ये ना कह रहे ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें आप किसी को भी x1 x2 y1 y2 मान सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ये जो होते हैं इन्हीं को पहले लो x1 y1 या फिर इनको पहले लो x1 y1, कोई रूल नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, आप x-3 लिखो या 3-x लिखो, स्क्वायर होने पे तो आंसर तो वही आएगा। जो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर होके बाहर निकलेगा वो वही होगा जो दोनों है ना कि किसी में भी फॉर्मेट में रखो आप, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं p और b के बीच में, तो x -3 तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x+3। अब हर जगह मैं ऐसे शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब अंडरस्टूड है, माइनस का 3 था और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर साइड y -4 तो y -4 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। अब इस दो है ना कह रहे सब जगह क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका अब आइडेंटिटी याद करो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² -2ab मतलब 6x और प्लस का b², ठीक है। तो 6 आया कैसे समझ गए, 2ab होता है मतलब 2 × a मतलब x और × b मतलब 3, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 और ये आया 6x। इसी तरीके से तो ये आइडेंटिटी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन मैं क्या रीज़न है कि मैं हर एक क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में और बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ मैं इस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि ये है ना टॉपर्स भी देखेंगे, उनको भी समझ आएगा, और जो वीकेस्ट पर्सन होगा ना वो भी इसको देख के ईजिली समझ आएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। अब नोट करो, x² से ये x² कैंसिल, इक्वल टू इसलिए इधर ये भी कैंसिल, तो अब क्या बचा, तो नोट करो ये भी तो कैंसिल हो ही रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, सबको एक तरफ लेके आते हैं तो क्या बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये y कहाँ से आया, ये x होगा, सॉरी हाँ ये हमारा x है, ये y नहीं है, ओके। तब क्या करें, सबको एक तरफ लेके आते हैं, ऐसे करते हैं, इनको इधर लाएंगे तो ये x से नेगेटिव हटेगा नहीं, इससे बेटर है इन सबको उधर लेके चले जाते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे 6x पड़ा था, ये रहा, फिर यहाँ पे माइनस का 8y ये रहा, प्लस का 16 ये रहा, और ये माइनस का 6x उधर जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के राइट साइड में, तो ये प्लस का 6y हो जाएगा, सॉरी 6x हो जाएगा, ठीक है। ये -12 जब उधर जाएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा, और ये 36 वहाँ जाएगा तो माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब 6x + 6x कितना होता है, तो ये आपका होता है 12x, -8y + 12y तो कितना होता है, तो प्लस का 4y, और 16 - 36 कितना होता है, तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब एक और चीज़ आपको दिख रही है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नोट करो तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 होता है ये, फिर यहाँ से तो 4 गायब हो गया तो केवल y बचा, यहाँ से 4 हटाएंगे तो 5 और 0। अब ये जो बाहर 4 कॉमन लिया है ये इक्वल टू के उधर जाके जब 0 में डिवाइड होगा तो ऑब्वियस है फाइनल जो इक्वेशन बन के आएगी वो होगी 3x + y - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आंसर। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से करने से पहले उसके फॉर्मूले को तो डेराइव कर लेते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन को जो है ना समझने के लिए आपको ट्रायंगल जो चैप्टर है उसकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो कॉन्सेप्ट आया है इस साल 10th के अंदर, प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रेंसी, इस साल आप पढ़ोगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा है ना कि मैं उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा ताकि आप उसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे हुआ है। तो ज़रा ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं एक छोटा सा बनाऊँ, ठीक है, ये छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होती है और अंदर एंगल कितने होते हैं, तीनों 60 60 60 होते हैं। अब मैं एक है ना पर्टिकुलर डायमेंशन का बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, तो नोट करो उसमें भी तीनों साइड इक्वल ही होगी और उसमें भी तीनों एंगल 60 60 60 होंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये छोटा और ये बड़ा है,
तो जब इस टाइप का होता है कि शेप में अंतर है लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम है ना, सेम है, तो उस केस में हम इनको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल के क्या बोलते हैं, ओनली सिमिलर, ये साइन लगाते हैं सिमिलर। जैसे इसका नाम अगर मैं बोलता हूँ DEF और इसका बोलता हूँ ABC, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि DEF इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और एक चीज़ और नोट करना, सिमिलर के अंदर इनडायरेक्टली तो आपको एक चीज़ तो गैस हो गई होगी कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या चीज़ है ना प्रूफ करनी पड़ती है कि दोनों को अगर सिमिलर बताना है तो क्या बताना पड़ेगा कि उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड क्यों यूज़ किया कि अब जैसे D है तो D के रेस्पेक्ट में A इक्वल है, E के रेस्पेक्ट में B और F के रेस्पेक्ट में C। सीक्वेंस में भी यही बनता है, ये जो पहला लेटर लिखा होता है वो पहले लेटर से इक्वल होगा, दूसरा जो है वो दूसरे से होगा और तीसरा जो है तीसरे से होगा। तो ये ना कह रही, ये छोटी सी लाइन बहुत कुछ समझाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए, तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहलाता है। और अब इसमें यूज़ क्या है, ये जो मैं अभी समझाने वाला हूँ उसमें क्या यूज़ है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मैं वापस बताता हूँ सिमिलर कैसे होते हैं, कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दो ट्रायंगल छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके एंगल्स इक्वल हैं, यहाँ तो मैंने इक्विलेटरल का एग्जांपल लिया है, कोई दूसरा भी ट्रायंगल आप लेते हो, जैसे एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है, और मान के चलो ये 30 डिग्री है और इधर साइड ये 30 और ये 90 और इधर ये 90 है, तो नोट करो एक एंगल दोनों में 30-30 सेम आ रहा है और एक 90-90 सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली तीसरा अंडरस्टूड है सेम ही होगा। अब भले ये दोनों ट्रायंगल इनकी है ना डायमेंशन भले कितनी भी अलग हो, लेकिन इनके तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर। एंगल इक्वल होने ज़रूरी है, ठीक है। साइड एक भी इक्वल हो सकती है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे अपन ने है ना 9th क्लास में है ना कॉन्ग्रेंसी में साइड एंगल साइड, एंगल साइड, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी थी। तो यहाँ पे भी ऐसी एक दो प्रॉपर्टी और आती है जो अपन ट्रायंगल में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो ट्रायंगल के अंदर हमेशा तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर एक प्रॉपर्टी इनके ऊपर अप्लाई होती है, और वो क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है ना उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। साइड्स इक्वल नहीं होती, कॉन्ग्रेंसी में साइड्स इक्वल होती है, यहाँ पे उनका रेशियो इक्वल होता है। रेशियो कैसे, कि अब जैसे DE है तो यहाँ पे D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, AB है, तो DE है, इधर साइड बनेगा नीचे AB इक्वल टू EF है तो उसके रेस्पेक्ट में BC, EF है तो उसके रेस्पेक्ट में BC, FD है तो उसके रेस्पेक्ट में CA। इस तरीके से ये तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये याद रखना। और यही कॉन्सेप्ट अब मैं आपको है ना इसमें अप्लाई करके बताऊंगा कि सेक्शन फार्मूला आया कैसे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखने का, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें ये अप्लाई कैसे होता है वो तो बाद में देखें, लेकिन होता क्या पहले वो समझते हैं। कि हमने अभी तक देखा कि दो पॉइंट होते हैं किसी ग्राफ में, एक होता है x1 y1, एक होता है b जो x2 y2, ठीक है। और अब नया आता है कि एक तीसरा पॉइंट आ जाता है P x, y, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में इस साइड को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो AB लाइन है इसके ऊपर ये P कहीं पे भी एक जगह आ गया है, उसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ही प्रेजेंट है, और वो एक पर्टिकुलर रेशियो में इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें इनडायरेक्टली रेशियो पता चलने चाहिए। कई बार रेशियो दिए होते हैं, कई बार नहीं दिए होते हैं, कई बार वो पॉइंट जो है जो इनको डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर रेशियो में वो दिया होता है, और कई बार वो भी नहीं दिया होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों सेक्शन में से, मतलब है ना कह रहे पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट नहीं दिया हो। तो इन तीनों केस, ये तीनों पॉसिबल नहीं होते एक साथ, लेकिन तीनों में से कोई भी एक केस ऐसा हो तो आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके ये तीनों में से कुछ भी फाइंड कर सकते हो। क्या क्या बोला मैंने, तीनों में से क्या क्या होगा, कि या तो आपको रेशियो निकालने पड़ेंगे, पहला केस, या तो आपको कोऑर्डिनेट जो कि है ना पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, ठीक है। और तीसरा कि इन दोनों में से पॉइंट में से कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो ये तीन केसेस जो हैं वो सेक्शन फार्मूले से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब मैं सेक्शन फार्मूला आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके सामने। ये क्या किया इन्होंने कि ये सेक्शन बनाया है तो A को नीचे प्लॉट किया, P को भी नीचे डाला और C को भी डाला, समझ रहे हो। इसी तरीके से चलो मैं आपके लिए एक यहाँ पे एक छोटा काम और कर देता हूँ। इसी तरीके से ये इधर किया, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये जो R पॉइंट है
इसके अंदर x1, याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सेम चीज़ करवाई थी। ये जो a का x1 होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये रहा x1 होता है। ये जो p का x है वो क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे b का जो x2 है वो ये पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये डिस्टेंस बनती जा रही है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी अपना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का y1, फिर यहाँ से यहाँ तक का y2, सॉरी y2 तो उधर जाएगा, और ये जो पूरा है ये होगा y2, ठीक है। अब प्रैक्टिकली सोचो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस केस में, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें हमने मान लिया कि ये पार्ट m1 है और ये पार्ट m2 है। ये m1 m2 दोनों क्या है, रेशियो को शो कर रहे हैं। तो मैंने a p को तो मान लिया m1 और p b को मान लिया m2, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है ये कितना होगा। तो प्रैक्टिकली सोचो, ऑरिजिन से s तक का डिस्टेंस अगर x है और ऑरिजिन से r तक का डिस्टेंस अगर x1 है, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ x माइनस x1, है ना, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो ऑरिजिन से t तक की डिस्टेंस अगर x2 है और ऑरिजिन से s तक की डिस्टेंस अगर x है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x2 माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए क्या होगा, ये वाला जो PQ है ये कितना आएगा, तो P से S तक की डिस्टेंस जो है वो y है और Q से S तक की डिस्टेंस y1 है। तो ये पार्ट कितना होगा, तो ये वाला हो जाएगा y माइनस y1। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं y2 माइनस y, यहाँ तक का पार्ट हो गया। ये चीज़ सारी दिखा दी मैंने। अब क्या करना है, तो प्रैक्टिकली सोचो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है PQA और ये बन रहा है BCA, ठीक है। दोनों में नोट करो, एक तो ये 90 है, दोनों में सेम, फिर ये वाला एंगल दोनों में इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल, ठीक है। और ये भी एक तरह से एंगल इक्वल ही होंगे। तो तीनों एंगल देखो दोनों ट्रायंगल में सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर हुए। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो अब मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज बनाऊंगा साइड्स के, वो तुम अब ज़रा देखना। ये रहा, ये देखिए, ये रहे वो कॉरस्पॉन्डिंग PAQ, इस ट्रायंगल को BPC नोट करो, इन्होंने एकदम सीक्वेंस में बात की है, PAQ, तो ऐसे 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 जाके आए, तो इधर भी BPC, इसमें भी इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने रेशियो क्या बनाए, तो PA अपॉन BP। तो नोट करो आप इस है ना डायग्राम को, मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट लिख दिया है इसको देख के भी आप ये रेशियो तैयार कर सकते हो। पहले वाले देखो PA, इसमें क्या है BP, तो ये लिख दिया ऊपर नीचे, फिर AQ और यहाँ पे PC, तो देखो AQ अपॉन PC, और फिर PQ अपॉन BC, तो PQ अपॉन BC रेशियो लिख दिए। अब इन सब की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, तो PA कितना है, तो PA आपका m1 है, तो मैंने लिख दिया m1। BP कितना है, तो BP आपका m2 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे m2 नीचे, इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू। AQ कितना है, तो AQ जो आपका है वो है x माइनस x1, तो देखो x माइनस x1। फिर आपका PC कितना है, तो PC आपका x2 माइनस x, तो देखो x2 माइनस x। उसी तरीके से आपका PQ कितना है, y माइनस y1, और BC कितना है, y2 माइनस y। अब करना क्या है, अगला स्टेप आपको कुछ नहीं, बस एक बार m1 m2 को इसके साथ इक्वल कर दो और एक बार m1 m2 को y वाले कहना फॉर्मेट के साथ इक्वल कर दो। तो देखो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको गारंटी है x की वैल्यू मिल जाएगी, ये रही, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बन के आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरीके से इस m1 अपॉन m2 को हम y वाले कॉन्सेप्ट के मतलब है ना कि फॉर्मेट एक्सप्रेशन के साथ इक्वल करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें इनडायरेक्टली वो जो सेक्शन फार्मूले में p था, जब रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसी के तो एक्स वाई निकालने थे,
बाकी x1 y1 x2 y2 तो गिवन होते हैं, तो एक्स वाई निकालने का हमारे पास इनडायरेक्टली क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जो भी कोऑर्डिनेट आप लेते हो, जैसे अगर आप ये ना कह रहे m1 को लेते हो तो उसके अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करोगे, और अगर m2 को आप कोऑर्डिनेट के रूप में लेते हो, मतलब रेशियो के रूप में लेते हो, तो आपको उसके अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, m1 को लोगे तो x2 को करना है, m2 को लोगे तो x1 को करना है, m1 को लोगे तो y2 को मल्टीप्लाई करना है, और m2 लोगे तो y1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमेशा देख लो क्या हो रहा है, यही हो रहा है, हमेशा अपोजिट लेना है। m1 को ले रहे हो रेशियो तो x2 को मल्टीप्लाई करना है, m2 को ले रहे हो तो x1 को। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रेशियो तैयार होता है। ये था आपका सेक्शन फार्मूला। तो ये आपके फार्मूले बन के रेडी होते हैं। ब्रैकेट में ऐसे लिखते हो आप x, y, तो ये आपका x, ये y, और m1 m2 क्या है, वो रेशियो जिसमें p है ना, उस लाइन को, ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब एक और एक स्पेशल केस बनता है, मान के चलो अगर हम मान लेते हैं कि p जो है वो इन दोनों, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1। ठीक है, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, और दोनों पार्ट इक्वल है, इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएंगे, 1:1। तो जब रेशियो 1:1 हो गए हैं तो क्या मैं m1 और m2 दोनों की जगह 1:1 लिख सकता हूँ? तो नीचे भी m1 m2 की जगह 1:1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रेशियो में 1:1 बन रहा है। तो फॉर्मूला आपका निकल के आएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जैसे आपको रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे कि एक रेक्टेंगल है, उसका एक कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, जैसे ऐसा पूछ लेंगे, ये आपका रेक्टेंगल है, आपको ये कोऑर्डिनेट दिया है, आपको ये कोऑर्डिनेट दिया है, और एक डायगोनल बना देंगे और बोल देंगे कि उसके सेंटर का पॉइंट मतलब है ना कि दे रखा है, तो और रेशियो क्या होगा, तो ऑब्वियस यहाँ रेशियो 1:1 होगा। अब आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपको करना कुछ नहीं होगा, x1 + x2/2 कर दो तो सीधा आ जाएगा, y1 + y2/2 कर दो तो सीधा आ जाएगा। समझे? इसलिए जब भी रेशियो 1:1 होंगे, मतलब कि या फिर बोल सकते हो कि वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा उस लाइन का, तो हमेशा ये रेशियो काम आएंगे। और ये कैसे आए मैं आपको बता चुका हूँ कि m1 m2 को 1:1 लिख दो इस फॉर्मूलों में, अपने आप ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये फॉर्मूले सारे समझा चुका हूँ। अब अपन करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके गाइज, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट करते हैं इसको हम। क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स निकालने उस पॉइंट के जो कि इस फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इनडायरेक्टली हमें x1 y1 x2 y2 और m1 m2 मिल चुके हैं। ठीक है, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ठीक है, डेटा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है, 7.2 स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो लेट्स गो। ये हमारा a, ये हमारा b, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है p, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। a आपको कितना दे रखा है, तो a आपको दे रखा है -1, 7। ठीक है, और b आपको दे रखा है 4, -3। ठीक है, और रेशियो आपको क्या दे रखे हैं, तो रेशियो आपको दे रखे हैं 2:3। ओके, तो अब मैं सबसे पहले, याद रखना, सबसे पहले जो गिवन होता है उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। तो गिवन में क्या लिखोगे, तो a x1, y1 = a -1, 7, फिर b x2, y2 = 4, -3, फिर उसके बाद m1 रेशियो m2 = हो जाएगा 2:3। आ गई ये डेटा। अब फटाफट फार्मूला यूज़ करते हैं। वी नो दैट, ठीक है, x = होता है m2 x1 + m1 x2 और अपॉन में m1 + m2। सिंपल फार्मूला है, m2 x1 जो है ना, कह रहे अगर ये आप m2 इससे m2 मान रहे हो तो इसके अपोजिट वाला x1 ये होगा, और ये अगर m2 m1 मान रहे हो तो इसका अपोजिट वाला ये होगा। ठीक है, तो m2 x1 अपोजिट लेना होता है हमेशा, उसके साथ वाला नहीं लेना, उसके अपोजिट। तो अगर ये ले रहे हो रेशियो को तो ये वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे, तो 3 × -1, तो 3 × -1। इसी तरीके से 2 ले रहे हो तो 2 का अपोजिट क्या है, 4। ठीक है, तो 2 × 4, और नीचे क्या होगा, तो 2 + 3, 2 + 3, तो क्या निकल के आएगा,
ध्यान से देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और ये 3 + 2 कितना होता है 5। अब 8 - 3 कितना होगा, तो 8 - 3 आपका निकल के आएगा 5, और नीचे 5, तो इनडायरेक्टली आपका x कितना आया 1। पता चला कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। क्या किया मैंने, m1 2 था और m2 3 था, तो क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने लिया 3 मतलब m2 इंटू x1, तो 3 इंटू -1, और 2 इंटू 4 अपोजिट क्रॉस में जाना है। यहाँ ये वाला रेशियो ले रहे हो तो ये कोऑर्डिनेट, ये वाला ले रहे हो तो ये कोऑर्डिनेट। अब इसी तरीके से फटाफट x निकाल के देखो है ना, y निकालते हैं। चलो, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m2y1 प्लस m1y2, तो m1 प्लस m2। क्या करेंगे, वापस है ना दिमाग लगाओ, क्या होगा, तो m2 मतलब 3, तो 3 इंटू 7, अब की बार y लेना है। कई बार क्या करते हैं हम y के अंदर भी x को गलती से उठा लेते हैं, तो ये थोड़ा है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। आपको देखना, आंखें खुली रख के अच्छे से ध्यान से देखो कर क्या रहे हो आप। तो 3 इंटू है ना 7, तो 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू -3, ठीक है, तो 2 इंटू -3, और नीचे क्या होगा, तो नीचे 2 + 3, ठीक है। अब 7 3 ज़ा 21, और 3 2 ज़ा 6, तो -6, और नीचे 5। अब 21 - 6 कितना होता है, तो ये आपका आ जाएगा 15/5, तो कितना आया 3, तो ये आपका आ गया y। ओके, तो इनडायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट क्या मिले, तो अगर मैंने पॉइंट P माना है तो Px, y इज इक्वल टू आपका आया P1, 3। ये आपका है आंसर, ठीक है। ये ऐसे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 और -2, -3। इसको अच्छे से समझ लेना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो फटाफट करते हैं, इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। पहले तो मैं केवल 2 पॉइंट ले लेता हूँ जो भी है, तो 4, -1 इसको A मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है -2, -3, ठीक है। ये पॉइंट ले लिए। चलो अब देखो क्या करना है। ट्राई सेक्शन मतलब समझते हो क्या होता है ट्राई सेक्शन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ट्राई सेक्शन मतलब होता है कि एक लाइन जो बन रही है एक बी, ठीक है, उसके अंदर 3 सेगमेंट हो रहे हैं और तीनों पार्ट इक्वल है। 3 सेक्शन पार्ट बन रहे हैं और तीनों इक्वल हैं, मतलब एक पॉइंट इधर मान लूँ, एक पॉइंट इधर मान लूँ, इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट 4, -1 है, और इसके -2, -3 है। इसके x, y मान लेता हूँ, और इसके भी x, y मान लेंगे, लेकिन x डैश, y डैश मान लेते हैं। चलो ठीक है। अब ट्राइसेक मतलब है कि ये तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो प्रैक्टिकली सोचो ये कितना रेशियो बनेगा, तो ट्रिपल में 1:1:1, ठीक है। लेकिन अब केस 1, अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से समझना, मेरे को क्या करना है, इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली सोचो, इस Q को भी भूल जाओ। अगर मैं इस Q को भूल जाता हूँ तो फिर मेरा डायग्राम क्या बनेगा, A, B और P हमारा है इधर, ये है x, y। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस P या ना Q को भूल जाता हूँ तो फिर ये 1 और ये 1 जो 2 इक्वल पार्ट है, ये दोनों डबल हो जाएंगे मिलके, ये डबल हो जाएंगे, तो ये पूरा बन जाएगा 2, जबकि ये क्या है 1। तो अब हमारा रेशियो क्या बन के आया 1:2, क्योंकि पहले थे 1:1:1, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल थे। ट्राई सेक्शन उसे बोलते हैं कि जिसमें तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल, ट्राइसेक्ट मतलब तीनों इक्वल, ठीक है। तो इसलिए तो तीनों इक्वल थे, इसलिए 1:1:1 हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि P के कोऑर्डिनेट निकालने, तो Q को अभी मेरे को छुपाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट रहे तो कोऑर्डिनेट कैसे पता करूँगा। तो इसलिए Q को छुपाया, तो क्या बना, P से सीधा B तक गए, तो ये 1 और 1 मिलके क्या बन गया 2। तो अब ये पूरा रेशियो का पार्ट क्या बन गया 2। तो अब M1 हो गया आपका 1, M2 हो गया 2, और A आपका है 4, -1, और B हो गया -2, -3, ठीक है। अब फटाफट डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और P के, तो हमारा इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया यहाँ से, Px, y इज इक्वल टू P2, -5/3। ये P के कोऑर्डिनेट निकल के आए। अब केस 2,
सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, लेकिन अब रेशियो पलट जाएंगे। ये आपका ए है 4 -1, ये आपका बी है -2 -3, और अब यहाँ पे जो p था उसे हटा दो और ये आपका अब q है, उससे x, y ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके यहाँ पे जो p था उसका आंसर 1 1 1 था, तो ये 1 और 1 मिलके अब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, रेशियो इंटरचेंज हो गया क्योंकि अब ये डबल पार्ट हो गया है उसके कंपेरेटिवली, उसका ये डबल हो गया। ठीक है, वो पॉइंट हटा दिया हमने क्योंकि अब p आ चुका है तो p को छुपा दो। ठीक है, तो आपका ये q आ गया, तो अब 2:1 हो गए, तो अब m1 आपका 2 हो गया और m2 आपका 1 हो गया, जबकि वहाँ पे m1 1 था और m2 2 था, उल्टा हो गया ना क्या। तो यहाँ पे qx, y कितना निकल के आया, q 0, -7/3। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने की, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अब आपके पास p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, है ना, ये ऊपर मैंने सॉल्व कर दिए हैं, तो अब आप चाहो तो a को छुपा सकते हो, तो क्या होगा, तो p के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट यूज़ करके भी आप सेंटर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया अब कि ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं, ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको छुपाता हूँ तो नोट करो, यहाँ पर अगर p लिखता हूँ तो देखो ये एक रेशियो बन गया 1:1 का, क्योंकि ये दोनों पार्ट भी तो इक्वल ही हैं। ट्राइसेक्ट मतलब हमने यही तो समझा था, वो दिस तीनों पार्ट क्या है, इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं ए को छुपा देता हूँ तो पी हमारे पास अब आ चुका है, तो पी और बी का यूज़ करके मैं क्यों निकाल सकता हूँ। आपको करके बता देता हूँ प्रैक्टिकली, आपको प्रूफ हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। देख लो जरा यही आते हैं कि नहीं रेशियो। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, तो 2, -5/3 आए हैं। ठीक है, और है ना बी के क्या है, -2, -3। अब देखो आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। क्या था फॉर्मूला हमारा, है ना, बाइसेक्शन का। कहने का मतलब जब है ना दोनों रेशियो 1:1 होते हैं तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं मिड पॉइंट को निकालने का, तो x1 + x2/2 करते हैं, तो 2 - 2/2 0 0, फिर -5/3 -3 कितना होता है, और अपॉन 2, तो -5/3 -3/2, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो -5 -9/3 और नीचे 2, तो 9, ये दोनों मिलके कितने देंगे, ये बन जाएगा -14 और ये कितना होगा 3 2 6, और तुम्हें पता है -14/6 है, तो 2 से करेंगे तो 2 3 2 7, तो आया -7/3। देख लो आया सेम, तो ये भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, तो ये था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, है ना, कह रहे शॉर्ट में समझाता हूँ। एक स्कूल के अंदर, है ना, कह रहे स्पोर्ट्स डे के टाइम एक्टिविटीज़ हो रही थी, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़, तो उसमें एक रेस चल रही थी जिसमें आपको क्या करना था कि फ्लैग लेके आपको जाके फाइनल तक, है ना, कह रहे रखना है ना, रेस में करना है और फाइनल तक जाके उसको अटैच करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो अब आपको वो जो इन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया, कैसे किया है, ये लाइनें बनाई है और उसके अंदर क्या है कि 1 2 3 ऐसे करके टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि हर एक महीना कह रहे किलो में कितने बोला इन्होंने, 100, हर 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ये भी 1 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे हर 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक फ्लावर पॉट रख दिया है, जिससे क्या हो पता चले कि हाँ डिस्टेंस टोटल कितनी कवर होगी। तो हर 1 मीटर में फ्लावर पॉट, फिर 1 मीटर में, तो ऐसे करके टोटल 100 फ्लावर पॉट रखे हुए, मतलब कितने हो गए 100 मीटर की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये आप समझ लो कि 100 मीटर रेस है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये बोल रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड पे जो है ना, कह रहे निहारिका है। ठीक है, फिगर के अंदर जो सेकंड पे जो निहारिका है वो 1/4 और है ना, कह रहे डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ठीक है, पूरे एडी का 1/4 डिस्टेंस कवर कर चुकी है, और वो कहाँ है, सेकंड लाइन में है, ये रही। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली सोचो 100 का 1/4 कितना होता है, 25। तो इनडायरेक्टली इसका y कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता चल गया 25, और x कोऑर्डिनेट कितना है 2। ठीक है, तो ये जहाँ खड़ी है अभी वो उसकी, है ना, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, प्रैक्टिकली देखो 1/4 डिस्टेंस वो कवर कर चुके, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 25। ठीक है, और x कितना है 2, तो इनडायरेक्टली इस बंदी का, निहारिका का अगर मैं n मानूँ तो इसका, है ना, कोऑर्डिनेट हो जाता है 2,25। ठीक है, अब जैसे इसका देखते हैं, ये कौन है, ये प्रीत है। प्रीत ने क्या किया है, उसने वो 8th लाइन के ऊपर आ रहा है और उसने ये 1 मीटर के गैप का है, ये 8th लाइन पे आ रहा है और उसने 1/5 पार्ट जो है कवर कर लिया है पूरे एडी डिस्टेंस का। मतलब 100 मीटर का 1/5 पार्ट कितना होता है 20। तो इसका मतलब इसका x तो है 8 और y है 20। ठीक है, x है 8, ये रहा 8
और y है इसका 20, क्योंकि 1/5 पार्ट इसने कवर किया है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इन्होंने है ना कि लैंग्वेज में बातों बातों में आपको इनके कोऑर्डिनेट बता दिए। अब ये कह रहे हैं कि बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ये जो फ्लैग दोनों लेके जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच की जो फ्लैग की डिस्टेंस है वो कितनी है। तो ऑब्वियस है आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, मेरे हिसाब से आप इसको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके निकाल लोगे, है ना। 2,25 है और इसका 8,20 है, तो x1 y1 x2 y2 करके डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लो और निकाल लो। अब क्वेश्चन आगे और आता है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ अभी, तो फिर सेकंड एक्सरसाइज में क्यों दिया है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो आगे देखो क्या लिखा है, इफ़ रश्मि, अब ये तीसरी बंदी आ गई है, हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। मतलब इन दोनों के एकदम मिडल में रश्मि आके खड़ी हो जाती है और वो अपना है ना कह रहे फ्लैग पोस्ट करती है। ठीक है, तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसे कहाँ रहना चाहिए। तो ये तो मैं तुम्हें अभी ऑरली बता सकता हूँ। जब हाफ वे बोला है तो इसका मतलब इन दोनों के एकदम मिडल में वो बंदी कहीं खड़ी होगी। ठीक है, वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो भाई सिंपल सा है, मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया था, याद हो तो आपको, ये रहा कि जब भी कोई मिडल पॉइंट की बात होती है से है ना सेगमेंट्स इक्वल होते हैं, है ना, रेशियो 1:1 होता है, तो फार्मूला क्या होता है, x1 x2 प्लस बाई x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे देखो मैं आपको ऑरली बता सकता हूँ कि रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रश्मि कहाँ पे होगी। तो 2 + 8 कितना होता है 10, और 10/2 मतलब 5, तो इसका मतलब 5th लाइन के अंदर वो होगी। और 25 + 20/2 तो मतलब 25 + 20, क्या मीनिंग हुआ इसका, तो इसका मीनिंग हुआ आपका 45, और 45/2 तो अप्रॉक्सीमेटली ये कहाँ तक पहुँची होगी, तो 45/2 मतलब होता है 22.5। इसका मतलब वो अभी तक 22.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है उसने। ठीक है, तो आ गए उसके भी कोऑर्डिनेट, बस सिंपल सा था। फोर्थ क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। अब हमें रेशियो पता करना है, जबकि इन्होंने खुद ने बोल दिया है कि जो वो पॉइंट है जो इनको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो कौन है, -1,6। क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट इसको मैं ए मान लेता हूँ -3,10, और ये बी है जो है 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6, मतलब ये आपका हो गया पी। चलो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली, डेटा हम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, क्या होगा उसके अंदर। तो पहले तो एक छोटा सा सिंपल डायग्राम बना दिया जाए, क्योंकि डायग्राम हमेशा यूज़ करेंगे तो अपने लिए आसानी होगी। और मान लेता हूँ कि वो जो पॉइंट P है वो यहाँ पे आ रहा है -1,6। ठीक है, रेशियो पता नहीं है, m1:m2 बोल दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करें, चलो फार्मूला लगाते हैं। तो x, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भी आपको सेंटर, वो मतलब वो सेंटर नहीं बोलेंगे, वो पॉइंट दिया होता है जो डिवाइड कर रहा है लाइन को, और दोनों पॉइंट अगर दे रखे हैं जिससे वो लाइन बनी है, तो इन तीनों का डेटा में आप अगर मिडल, जो वो मिडल नहीं बोलेंगे, वो जो पॉइंट है जो उसका अगर आप एक भी कोऑर्डिनेट यूज़ करते हो तो एक फार्मूले से भी आप पूरा रेशियो निकाल सकते हो। आपको x और y दोनों फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत है। देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, मैं केवल x फार्मूला यूज़ करके उसके कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2। अब x कितना दिया है -1, तो सारा जो डेटा है वो लिखते जाओ। तो x, p का x कोऑर्डिनेट था -1, m2 मुझे पता नहीं है, x1 है -3, m1 x2 है 6, m1 + m2। ठीक है, अब क्या करें, तो -1, अब -3 इंटू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3m2 और 6m1, और नीचे m1 + m2। अब ये m1 + m2 जो नीचे लिखा है, ऑब्वियसली ये वेरिएबल है, अभी तो इनका एडिशन कुछ हो नहीं सकता, तो ये चला जाएगा वो मल्टीप्लाई में। तो क्या बनेगा -1 और यहाँ m1 + m2, और उधर साइड क्या है -3m2 6m1। ये कितना बनेगा, तो -m1 -m2 -3m2 + 6m1। अब जो m1 m2 है उनको सबको इधर उधर कर दो, कहने का मतलब कि ऐसे करते हैं, -3m2 जो है, ठीक है, और ये जो -m2 है, ऐसे करते हैं, इनको एक तरफ लेके आ जाते हैं, और m1 को एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये 6m1 को मैं लाता हूँ लेफ्ट में, तो -m1 - 6m1,
ठीक है, -m1 ऑलरेडी था, ये प्लस का 6m1 इधर जाएगा लेफ्ट में तो -6m1, इसी तरीके से -3m2 और ये -m2 उधर जाएगा तो प्लस का m2। अब ये दोनों जुड़ के कितने देंगे, तो ये बनेगा -7m1 और ये कितना देगा -2m2। तो -3 था +1 था इसलिए -2, माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या करना है तो नोट करो, मैं ना आपको बहुत बार बता चुका हूँ 2a, इसका मीनिंग क्या होता है 2 × a। उसी तरीके से 7m1 लिखा है तो मीनिंग क्या हुआ 7 × m1 और उधर साइड क्या हुआ 2 × m2। तो क्यों ना मैं m2 को लेके जाता हूँ यहाँ डिवाइड में और 7 को ले जाता हूँ वहाँ डिवाइड में, क्रॉस कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी m1 है, वहाँ का 2 के साथ जो m2 मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में। उसी तरीके से ये जो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो आ गया आपका रेशियो। केवल एक कोऑर्डिनेट का आप यूज़ करके आप रेशियो पता कर सकते हो, आपको एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करने की फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रेशियो निकाले जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि रेशियो निकालना हो तो कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया, रेशियो दिए हो कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो पॉइंट कैसे निकालना है वो हमने समझ लिया। अब हमारा जो अगला क्राइटेरिया होगा, अब आगे देखेंगे वो आएगा या नहीं आएगा। अब हम पता करेंगे कि जब आप रेशियो भी दिए हो पॉइंट भी दिया हो तो आसपास के जो है ना पॉइंट्स होते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीमिटीज़ होती है उनके कोऑर्डिनेट्स में से अगर कोई है ना वेरिएबल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आगे देखेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। 5th क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस टाइप का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब नाम आता है तो मैंने आपको है ना कह रहे प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि अगर एक्स एक्सिस का नाम लेते हैं तो उसके ऊपर आने वाला कोऑर्डिनेट होता है x,0 और वाई एक्सिस का नाम लेते हैं तो उसके ऊपर आने वाला कोऑर्डिनेट होता है 0,y। ये याद रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। वापिस से बता देता हूँ कि जब भी x के ऊपर कोई पॉइंट बोलते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 लेना चाहिए, और जब भी y के ऊपर बोले कि ऑन y एक्सिस कोई पॉइंट है तो हमेशा याद रखना उसके ऊपर आने वाला हमेशा होता है 0,y। हमेशा यही लेट करना है क्योंकि ऑब्वियस x के ऊपर आ रहा है तो x तो होगा ही होगा, y 0 होगा क्योंकि x के ऊपर y नहीं होता है, और y कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ऑब्वियस x नहीं होता है, y तो होता ही है, तो इसलिए 0,y। तो ये पॉइंट हमेशा लेट करना है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अब आपको करना क्या है, इन्होंने बोला कि ना देखो वो x के ऊपर पॉइंट, अब आपको बताना है कि ये जो x के ऊपर पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम यह आ रही है कि इन्होंने x का पॉइंट जो है वो दिया ही नहीं है, इन्होंने बस इतना बोल दिया कि x के ऊपर आ रहा है, x एक्सिस के ऊपर आ रहा है वो पॉइंट। और हमें दो चीज़ें निकालनी, एक कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये p पॉइंट जो x के ऊपर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा उसके खुद के कोऑर्डिनेट क्या है। अब नोट करो कोऑर्डिनेट में केवल हमें x को ही पता करना है, y तो ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना तो आपको मैं ना एक ट्रिक बताता हूँ, 2 स्टेप में बात करूँगा मैं। सबसे पहले रेशियो निकालो, सबसे पहले रेशियो निकालो क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस है ना कोऑर्डिनेट में है ना, ये जो पॉइंट है p इसके अंदर कोऑर्डिनेट में y जो है जिसको हम है ना ऑर्डिनेट कहते हैं y पॉइंट, वो आपको 0 दिया है। तो अभी 0 का आप यूज़ करके आप इजीली कोऑर्डिनेट है ना कह रहे रेशियो पता कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। फॉर्मूला क्या होता है, 0 इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करते तो बनता है -5m2 और इधर बनता है 5m1, ठीक है। अब अगर मैं प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं 5m1 जो है, ठीक है, या फिर -5m2 जो है, इन दोनों में से किसी एक को एक तरफ शिफ्ट करता हूँ तो मेरे को रेशियो पता चल जाएंगे। -5m1 को उधर लेके जाता हूँ, चलो, तो ये बन जाएगा 5m2 और इधर 5m1। तो इनडायरेक्टली क्या बना, m1/m2 इक्वल टू 5/5 मतलब 1:1। प्रैक्टिकली सोचो अगर इस m2 को डिवाइड में ले जाता हूँ तो m1/m2 बनेगा, और ये 5 उधर डिवाइड में जाता है तो 5/5 बनेगा, तो वो कैंसिल होकर क्या देंगे 1:1। तो रेशियो हमें मिल चुके हैं। अब इस रेशियो का यूज़ करके अब आप क्या करो, अब आप p का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज़ करो और आपको p के कोऑर्डिनेट में मिल जाएंगे। पहला पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे को रेशियो निकालने थे वो 1:1 आ चुके हैं। अब x का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है m2x1
m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 px जो मुझे निकालना है x m2 नोट करो m1 m2 दोनों ही 1 है, तो दोनों ही 1 है तो पहले तो मैं दोनों ही जगह पे 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब x1 कितना है, तो ये m2 है तो x1 कितना है 1, तो यहाँ पे भी 1। और अगर m1 1 है तो यहाँ पे ये आपका x2 हुआ। ठीक है, तो कितना -4, तो ये आपका हो गया -4 और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1 और 4 1 सा 4 माइनस का इसलिए ये और नीचे 2। अब -4 प्लस 1 कितना -3/2 बन गया रेश है ना, x आ गया तो x आपका आया -3/2। तो इनडायरेक्टली p कोऑर्डिनेट कितना आया, तो p बना आपका -3/2, 0। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन, समझ गए होंगे। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियस है आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो को आप इजीली है ना रिवाइंड करके और पॉज करके आप जो है ना धीरे धीरे उसको स्लो करके भी चीज़ को वापस समझ सकते हो। ओके, तो मैंने क्या बोला था, 2 स्टेप पे काम करना है कि अब सोचो यही अगर पॉइंट पी में नहीं दे के वाई पे देते तो हम क्या करते, तो फिर हमारा क्राइटेरिया स्टेप्स वही होते हैं, 2 स्टेप में काम करते हैं, लेकिन अब उल्टा हो जाता। अब हम y पे पॉइंट है तो ऑब्वियस है 0, y मानते, तो पहले हम x का है ना फॉर्मूला यूज़ करके रेशियो पता कर लेते और फिर y का फॉर्मूला यूज़ करके y कोऑर्डिनेट निकाल लेते। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको पैरेललोग्राम दिया है जिसके चारों वर्टिसेस दे रखे हैं। नोट करो, देखो आ गया वो मैंने जो थर्ड केस बोला था कि अब आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं लाइन के एक्सट्रीमिटीज़ जो होती है पॉइंट्स होते हैं उनके एंड एक्सट्रीम एंड्स जो होते हैं उनके है ना कोऑर्डिनेट्स में से कुछ ना कुछ वेरिएबल दे देंगे और आपको अब वो पता करना है। ठीक है, तो आपको x और y फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि क्या क्या गिवन है। पैरेललोग्राम, ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने नेम कुछ दिया नहीं है। तो ABCD, ए क्या माना है 1,2, बी है आपका 4,y, सी है x,6 और डी आपका है 3,5। बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बड़ा सिंपल भी है, इतना हार्ड नहीं है। नोट करो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारे डाल चुका हूँ, सारे मैंने वहाँ डाल दिए हैं। तो आप ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम में एक तो अपोजिट साइड है ना, साइड जो होती है वो इक्वल होती है, याद रखना। ये जो है इसकी इक्वल होगी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। और एक और चीज़ होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होते लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये और कुछ नहीं है, क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो इसका मतलब AO इज़ इक्वल टू OC और DO इज़ इक्वल टू OB। तो इसका मतलब रेशियो क्या हुआ, इस AC के लिए 1:1 और अगर DB की बात करूँ तो उसके लिए भी 1:1 होगा। तो ये आपके इनके रेशियो तो हमें देखो डायरेक्ट पता चल गया। तो वैसे तो ये ऑरली काम हो सकता है, लेकिन चलो फिर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। अब मेरे को करना क्या है, तो सबसे पहला मेरा जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा कि पहले मैं O के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेता हूँ। O के कोऑर्डिनेट्स ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे है ना अलग लैंग्वेज में बात करता हूँ, यहाँ पे मैं x1, y1 लिख देता हूँ O के, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी x y यूज़ हुए हैं इसके अंदर वेरिएबल के रूप में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम, तो सबसे पहले मैं आपकी मर्जी है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं A और C को लेता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ पे A कितना दिया है 1,2 और C कितना दिया है 3x,6, ठीक है, और O के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं x1, y1, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, और ये तो आ गया 4, ये तो निकल गया जल्दी से, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं BD का यूज़ करते हैं। BD कैसे बताएगा, तो उसके अंदर B हमारा है 4,y और D हमारा है 3,5, ठीक है।
यहाँ पे भी x1 y1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओ x1 इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ। अब नोट करो दोनों ही केसेस में ट्विस्ट आ रहा है। क्या, इधर x है ना, कह रहे a और c के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे है ना x बच रहा है और उधर y आ चुका है, जबकि यहाँ पे ये y बच रहा है लेकिन x आ चुका है। तो अब क्या करें, इक्वल कर दो OX1 को इस OX1 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही तो है, एक ही तो पॉइंट है। ओ अलग अलग थोड़ी है दोनों के लिए, इस पूरे के अंदर ओ अलग थोड़ी है, एक ही तो पॉइंट है। तो ये और ये दोनों सेम ही हुए, तो इसलिए इक्वेशन 1 2 3 और 4। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 3 के इक्वल करता हूँ। तो जब इक्वल करूँगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा x + 1/2 और इक्वल टू में है 7/2, ठीक है, x + 1/2 और ये 7/2, तो ये आपका आया x = 6 आ गया। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, x आपका 6 आ चुका है, अब क्या करते हैं 2 को इक्वल करते हैं 4 के, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे y + 5/2 = 4, ठीक है। 2 इनडायरेक्टली y कितना आया 3, ठीक है। तो देखो x आ गया आपका 6 और y आ गया 3, तो इनडायरेक्टली आपको x y दोनों मिल गए। समझ गए क्या किया मैंने, वापस देखो पैरेललोग्राम था ABCD, डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोनों इक्वल नहीं होते लेकिन वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इनडायरेक्टली रेशियो क्या बन गया, AC के लिए देखे तो 1:1 और है ना BD के लिए देखे तो 1:1। तो यहाँ पे हम हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले a और c इस लाइन को लिया, तो इसके रेस्पेक्ट में हमने x1 y1 निकाल दिया। कैसे निकालेंगे कि 1 + x/2 x1 और 2 + 6/2 y1, ये देखो। और फिर उसके बाद मैंने b और d को लेके सॉल्व किया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1:1 रेशियो था, तो ये क्या हो गया 3 + 4/2 x1 और 5 + y/2 y1, ये देखो। अब ऑब्वियस है दोनों में ही ओ का x1 सेम है तो उसको इक्वल कर दिया तो उससे x आ गया, और दोनों में ही है ना ओ का y1 सेम है तो दोनों को इक्वल कर दिया तो y आ गया। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपको देखो इन्होंने घुमा के इनडायरेक्टली बात की, लेकिन आपको दिमाग लगाना है क्योंकि आपकी ज्योमेट्री अच्छी होनी चाहिए। क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो प्रैक्टिकली सोचो, इस डायग्राम को अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके सामने मैंने ये सर्कल बनाया, जैसे मान लो ये आपका डायमीटर है, ये आपका A है, ये B है, और ये आपका क्या है, वो सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है। तो नोट करो आपको A कोऑर्डिनेट के पॉइंट पता करने हैं, तो उसको मैं x, y मान लूँ, ठीक है, चलो x1, y1 मान लेते हैं। और B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, 4 और सेंटर के भी कोऑर्डिनेट आपको दे दिए हैं और वो है 2, 3। तो ये देखो प्रैक्टिकली सोचो, डायमीटर का जो सेंटर होता है वो हमेशा डायमीटर को 1:1 रेशियो में तो डिवाइड करता है। तो इनडायरेक्टली m1 m2 क्या हुआ 1, 1। तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला कि O, ठीक है, तो इनडायरेक्टली O नहीं, A x1, y1 इक्वल टू आपका आंसर आया है A 3, 2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सा था, जो जिसकी वैल्यू है वहीं पुट करनी है बस, और इधर उधर शिफ्टिंग करनी है, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। ये आपका 7th क्वेश्चन था। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन ऐसे करते हैं अपन कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।